वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज बच्चों हम पढ़ेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्या लिया था, डिपेंडेंसी ऑफ द रेट ऑफ ए रिएक्शन ऑन द कंसेंट्रेशन। हमने किसी भी रिएक्शन के रेट की जो डिपेंडेंसी है कंसेंट्रेशन पर, हमने उसको पढ़ा और ये लास्ट लेक्चर का बेटा काम आपके सामने भी है। तो आपने देखिए क्या वहां पे सीखा, जैसे डिपेंडेंसी के आपने क्या सीखा कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पर एक्सप्लेन किया गया था। तो इसीलिए मैंने बेटा आपको लॉ ऑफ मास एक्शन का डेरिवेशन भी लास्ट वीडियो में सिखाया था कि भाई ये +1 में होता है बेटा, हमारा इक्विलिब्रियम जो चैप्टर होता है कि रेट ऑफ कैसे रेट जो होता है डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स और उसकी कंसेंट्रेशन पर। ठीक है बेटा, कि जैसे हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स ए और बी है, तो ए के एक्टिव मास की पावर है, बी की पावर बी, ये सब, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कैसे ये बेटा एक दूसरे के रेट पे डिपेंड किया। मतलब रेट जो है वो रिएक्टेंट्स और उनके जो कंसेंट्रेशन है, एक्टिव मास है, उन पर डिपेंड किया। क्लियर है पॉइंट? तो इसी बेसिस पर बेटा इन्होंने यहाँ भी रेट, भाई देखो रेट तो रिएक्शन का वही रहेगा, तो उसी बेसिस पर बेटा इसको डिफाइन किया। मतलब कहने का ये कि रिएक्शन के रेट को डिफाइन करने में क्लियर है, जो रिएक्टेंट और उनकी कंसेंट्रेशन का रोल होता है कि कितनी एक्टिव मास, कितनी कंसेंट्रेशन उसकी यूज में आ रही है, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो रेट को बताने में उसका यूज नहीं। हाँ, लेकिन अगर रेट को एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन देना है, तो आप किसी के बेसिस पर भी, किसी भी एक सिंगल रिएक्टेंट है ना, या सिंगल प्रोडक्ट के बेसिस पर आप डिफाइन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ये बच्चों को कंफ्यूजन रहते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी दूर किया था कि रेट को एक्सप्रेस करना एक अलग मैटर है ना। जैसे मैंने N2 + 3S2 = 2NH3 के बेसिस पर बताया था कि भाई अगर किसी टाइम पीरियड में अगर N2 का 1 मॉलिक्यूल डिके हुआ है, तो ऑब्वियस ही चीज है ना, कि हाइड्रोजन के साथ है तो 1 मॉलिक्यूल डिके तभी होगा जब उसको 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मिलेंगे, और जब ये दोनों मिलेंगे तो अंडरस्टूड है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनेंगे ही बनेंगे। तो चाहे आप ये बता दीजिए इस टाइम पीरियड में नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल डिके हुआ, या उसी टाइम पीरियड में हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल डिके हुए, या उसी टाइम पीरियड में अमोनिया के बेटा 2 मॉलिक्यूल बने। इज दैट क्लियर? तो ये बेटा हमारे पास क्या है, क्लियर है पॉइंट? तो हमारे ये सब चीजें बेटा क्या रहता है कि मतलब कहने का ये कि आप किसी के भी बेसिस पर, किसी एक सिंगल रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के डिक्रीज होने के बेसिस पर भी पूरी रिएक्शन का रेट बताते हो, या किसी एक सिंगल प्रोडक्ट की जो बनने का रेट है बेटा, है ना, कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने का जो रेट है उसके बेसिस पर आप पूरी रिएक्शन के रेट को डिफाइन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे वो रेट एक्सप्रेशन है, लेकिन उस रिएक्शन का रेट है कितना, उसकी वैल्यू पता करने के लिए हमने किसकी हेल्प ली? लॉ ऑफ मास एक्शन की। क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन में भी वो बेटा याद करिए वो रेट पे बेस्ड है। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। क्लियर है पॉइंट? लेकिन अभी एक्चुअली क्या है, एक रेट लॉ होता है, रेट इक्वेशन आता है। तो ये जो हमने सीखा लास्ट वीडियो में, इसमें क्या प्रॉब्लम आई कि हमें इसको चेंज करके एक रेट लॉ बनाना पड़ा, और वो इससे थोड़ा सा सेम भी है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, कंफ्यूजनेबल भी हो जाता है अगर आपने ये नहीं समझा कि रेट लॉ बनने की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आई कि हमें एक नया तरीका निकालना पड़ा जो इससे मैच भी करता है और इससे अलग भी है। समझ में आया नहीं? चलिए, तो हमारे पास मेन पॉइंट क्या था बेटा, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पर हमने किसी भी रिएक्शन के रेट को डिपेंडेंसी बताई कंसेंट्रेशन पर, कि जैसे मान लीजिए A, B और C हमारे 3 रिएक्टेंट्स हैं, और इनके स्मॉल a स्मॉल b रेस्पेक्टिवली स्मॉल c इनके क्या है, मोल्स है जो आपने लिए। इज दैट क्लियर? टोटल मोल्स जो आपने लिए बेटे, और फिर धीरे धीरे इनमें रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट होंगे। अब रेट जो होता है प्रोडक्ट पे डिपेंड करता नहीं है, वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, रिएक्शन के आगे जो कंसेंट्रेशन होती है बेटा उन पे। इज दैट क्लियर? रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशंस पर। तो बेटा वहां पे हमने क्या सीखा है कि रिएक्शन का रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो रिएक्टेंट है उसके एक्टिव मास और उसके जो कोएफिशिएंट होते हैं आगे, है ना, मोलर कोएफिशिएंट होता है, उनको आप उसकी पावर बना दो। यही हमने सीखा है, इनटू दूसरा रिएक्टेंट उसका एक्टिव मास, है ना, और उसकी पावर जो उसके मोलर कंसेंट्रेशंस है। क्लियर पॉइंट? तीसरा रिएक्टेंट कैपिटल सी, उसके एक्टिव मास और उसकी जो मोलर कोएफिशिएंट है वो आपके क्या हो गए, उसकी पावर बन गई। आपने इसको उठाया, ये कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो रेट, ये स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन को, के क्या है, रेट कांस्टेंट, और ये उसकी कंसेंट्रेशन और उसके एक्टिव मास की पावर्स हो गए। ठीक है, रिएक्टेंट्स की। तो इस तरीके से बेटा हमने बात तो बेटा हमारे पास ये बना। इज दैट क्लियर?
चलो अब हमने उसी को रेट कांस्टेंट की वैल्यू को बताने के लिए, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक एक रेट कांस्टेंट भी था, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बनाने के लिए हमने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस को क्या ले लिया, 1 ले लिया था बेटा। जब सारे रिएक्टेंट उनकी कंसंट्रेशन को 1 लिया तो R बराबर K आ गया बेटा, है ना। K की जो यूनिट होगी वो R की यूनिट होगी। लेकिन मैंने कल याद करिए लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि जो K की यूनिट होती है वो R पे भले डिपेंड करती है लेकिन वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। क्लियर है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हमारा नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक आएगा और वो कैसे रेट कांस्टेंट K की यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। लेकिन आज फिलहाल देखेंगे कि इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आई। भाई अभी भी तो हम रेट ही डिफाइन कर रहे हैं बेटा और लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पर डिफाइन कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पर हम सारी रिएक्शंस का रेट क्यों डिफाइन नहीं कर पाए, प्रॉब्लम आई कैसे, आज हम उस पर और उसको चेंज करके फिर एक लॉ और बनाया गया जिसको रेट लॉ बोला गया या रेट इक्वेशन बोला गया। तो ये पॉइंट कहां से है, चलिए तो बेटा मैं इन्हीं चीजों पे कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, उसी चीज को समझाने के लिए कुछ रिएक्शंस का हेल्प लूंगा। ठीक है बेटा, क्लियर। अब आपको बेटा अगर किसी भी रिएक्शन का रेट बताना हो तो आप क्या करोगे, क्लियर। तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपने सीखा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है इक्वल टू K, ठीक है ना बेटा, और जो भी रिएक्टेंट है उनकी वो एक्टिव मास और जो भी उसकी मोलर कंसेंट्रेशन है बेटा, है ना, उसकी पावर्स, आपने यही तो सीखा है अब तक। ठीक है ना बेटा। अब देखो इसके बेसिस पर मैं कुछ इक्वेशंस लूंगा, आप वो देखना। क्लियर है पॉइंट। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि इधर की तरफ एग्जांपल ले लेता हूं समझाने के लिए आपको। तो एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास क्या है, देखो बेटा SO2Cl2। क्लियर। ये आपको क्या देता है, जब आपकी रिएक्शंस कराई जाती है, ये डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है बेटा। तो ये आपको हीट करने पर, ब्रेक करने पर SO2 देता है और Cl2 देता है। इज इट क्लियर। ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन हुई बेटा, ठीक है ना। SO2Cl2 जो है वो हीट करने पर डिकम्पोज हो गया, आपको क्या दे देता है, SO2 और Cl2 दे देता है। अगर मैं अब इस रिएक्शंस का बेटा रेट पता करना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगा, तो R है ना इक्वल टू K, ठीक है, वही सेम चीज। अब हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट एक ही है, ये पूरा एक ही रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है बेटा, तो हमने वो सिंगल रिएक्टेंट लिखा SO2Cl2, है ना, इसकी एक्टिव मास, ठीक। और आगे जो मोलर कोफिशिएंट जब कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं बेटा, 1 मानते हैं। समझ में आ गया नहीं, जब कुछ भी नहीं होता तो हमारी मोलर कंसेंट्रेशन क्या होती है, 1। तो आपने इसकी पावर क्या करनी, 1। तो ये क्या हो गया, इस रिएक्शन का रेट आपने डिफाइन कर दिया। इज इट क्लियर। बड़ी सिंपल सी समझ में आई कि भाई रेट इक्वल टू क्या होता है, K। देखो R इक्वल टू K, R इक्वल टू K, है ना। इसमें हमारे पास 3 रिएक्टेंट्स थे तो हमने 3 लिए, उनके एक्टिव मास की पावर्स ली। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, SO2Cl2 एक सिंगल रिएक्टेंट है और उसका ही एक्टिव मास लिया, और एक्टिव मास की पावर जब कुछ भी नहीं होता तो मोलर कंसेंट्रेशन क्या होती है बेटा, हमारी 1 होती है ना। तो हमने क्या ले ली, वो 1 को पावर बना दिया। इज इट क्लियर। तो ये हमारा बेटा रेट आ गया इस इक्वेशन का, कोई इश्यू नहीं। अब देखो इसी तरीके से बेटा कुछ और भी रिएक्शंस आई तो वहां पर जो रेट आए, जैसे मैं कुछ आपके सामने इक्वेशन लेता हूं एक जैसे हमारे पास एक सेकंड नंबर का एग्जांपल लेता हूं, N2O5। क्लियर। ये ब्रेक होके बेटा आपको देता है NO2 प्लस आपको O2 देता है। क्लियर पॉइंट। तो इसके हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ NO2। अब आप बैलेंसिंग देखो बेटा, हमारे पास N2 2 4 है, 4 N हो गए। ऑक्सीजन देखो 5 2 10 है, तो 4 2 8 और 2 10। तो आपके पास एक एग्जाम्पल ये भी है कि N2, ये भी वही डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल है बेटा कि N2 ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो आप बेटा जानते होंगे 10th के फर्स्ट चैप्टर में टाइप ऑफ रिएक्शंस आपको सिखाई जाती हैं, और टाइप ऑफ रिएक्शंस में सिखाया जाता है कि जब हमारा कोई सिंगल रिएक्टेंट है ना ब्रेक होके, है ना, मोर देन 1 प्रोडक्ट प्रोवाइड करे। क्लियर। एक सिंगल रिएक्टेंट है ना, वो चाहे आपने हीट किया उसको, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज किया, आपने सनलाइट में डिकम्पोज किया, वो डिकम्पोज मतलब एनर्जी देना होता है ना, आप चाहे किसी भी प्रोसेस से दें। क्लियर है पॉइंट। तो उसे देने पर वो कंपाउंड सब्सटेंस या सिंगल सब्सटेंस जो है वो मोर देन 1 सब्सटेंस में क्या कर गया, ब्रेक कर गया। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड आपकी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब आप बेटा इन्हें लेके चलिए, आप देखो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे 1 SO2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, मतलब डिकम्पोज होकर आपको 1 SO2 मॉलिक्यूल और 1 Cl2 मॉलिक्यूल देता है। मुझे रेट डिफाइन करना है तो R इक्वल टू K बनेगा SO2Cl2, क्योंकि रिएक्टेंट यही है, उसका एक्टिव मास लिया मैंने, आगे कुछ भी करनी है 1, तो 1 को ऊपर पावर देना है। सेम चीज अगर मैं इस पर रेट डिफाइन करूं तो R इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, K, है ना, R इक्वल टू K,
अब रिएक्टेंट क्या क्या है मेरा N2O5 का एक्टिव मास, और आगे बेटा इसकी जो आगे कोफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा। तो इसका रेट ये बनना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, जब प्रैक्टिकली आपके मतलब रेट ये होना चाहिए, जब प्रैक्टिकली बेटा इसका रेट देखा गया, प्रैक्टिकली तरीका क्या होता है, वो होता है बायोमैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म ही तो बेटा आपको बताती है कि पहले ये मॉलिक्यूल इस चीज में ब्रेक हुआ, इसे कन्वे। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या बताती है कि जैसे मान लो हमने 2 या मोर देन 2 या सिंगल रिएक्टेंट लिया, तो वो किस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो ईच मॉलिक्यूल वाइज, पहला मॉलिक्यूल है उसके कौन कौन से बॉन्ड टूटे। भाई वन मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन वन एटम्स, तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूट के कौन सा एटम रिलीज हुआ, है ना। फिर बाद में कैसे उस चीज में एटम्स में ब्रेक हुआ, और फिर वो एटम्स मिलके आपस में क्या नया टाइप का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं कंपोजिशन को चेंज करके। ये क्या होता है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म ही तो होती है बेटा। तो रिएक्शन मैकेनिज्म ही तो आपको ये बताती है कि हाउ द रिएक्शन इज परफॉर्म, हाउ द रिएक्टेंट्स चेंज देयर कंपोजिशन एंड कन्वर्टेड इनटू द न्यू प्रॉपर्टी, न्यू कंपोजिशन सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म ही हमें बताती है बेटा। क्लियर? तो उस रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू जब प्रैक्टिकली देखा गया तो पता चला कि उसका और जो हमारा रेट है वो यहां पर इसकी पावर 2 ना आके 1 आ रही है। अब ये कैसे हुआ, समझ में आया नहीं? क्लियर है पॉइंट? तो अब हमारे पास क्या होता है, तो पॉइंट में समझे, क्योंकि ये विदाउट आप रिएक्शन मैकेनिज्म बेटा नहीं बता सकते। क्लियर? भाई जो आप प्रैक्टिकली वे क्या है, भाई लॉ ऑफ मास एक्शन अगर बेटा आप पढ़ोगे भी तो आपको +1 में पढ़ना, आपको लॉ ऑफ मास एक्शन पे साफ साफ लिखा मिलेगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है वो एक थ्योरेटिकली मेथड है, समझ में आया, किसी भी रिएक्शन के रेट को डिफाइन करने का, या जो रेट का तरीका सिखाया जाता है जो लॉ ऑफ मास एक्शन में यूज आता है, दैट इज ए थ्योरेटिकल प्रोसेस, थ्योरेटिकली वे ऑफ एक्सप्रेस द रेट। इज इट क्लियर? या फाइंडिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो वो प्रैक्टिकली नहीं था, वो थ्योरेटिकली निकाला गया था। इज इट क्लियर? तो अब जब प्रैक्टिकली क्या वे होता है, प्रैक्टिकली तो यही है बेटा कि हमने रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल लिए, रिएक्शन को स्टार्ट कितने मॉलिक्यूल ने कराया, और वो मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट का है मान लो एक मॉलिक्यूल ने कराया तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, कैसे वो प्रोडक्ट बना, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। इज इट क्लियर? तो ये चीजें प्रैक्टिकल अप्रोच कहलाता है बेटा। तो जब बेटा इस पे भी प्रैक्टिकल अप्रोच लगाई गई इस रिएक्शंस पे, तो वो सेम यही मिली कि 1SO2 मॉलिक्यूल ब्रेक होके क्या दे देता है, 1SO2 मॉलिक्यूल और 1Cl2 मॉलिक्यूल दे देता है। लेकिन जब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पे ध्यान दिया गया बेटा, क्लियर, जो इस रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म थी बेटा, जब उस पर ध्यान दिया गया तो क्या पाया गया कि फर्स्टली जो हमारे पास 1N2O5 मॉलिक्यूल है, क्लियर, वो ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है किसमें, मतलब हमारे टेस्ट ट्यूब में तो बेटा करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल होंगे। जैसे मानो आपने 1 मोल N2O5 लिया तो 1 मोल के अकॉर्डिंग इसका वेट काउंट किया, मतलब क्या, N2 14 to the 28 है ना। तो आपने देखो कैसे कितना लेंगे, तो वो कैसे पता चलेगा भाई, 2 into 14 plus 5 into 16, 16 5 80 और 14 2 28, तो आपको बन गया 108। तो अगर आप 108 ग्राम ले लेते हो तो 1 मोल हो जाएगा, और 1.08 ग्राम ले लेते हो तो ये उसका 100 है, तो 6.022 into 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे N2O5। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब आप अगर सोचो 1.08 ग्राम भी अगर N2O5 लेते हो तो उसमें 6.022 into 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, N2O5। तो करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल, करोड़ों से भी बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए छोटे से अमाउंट में बेटा। तो रिएक्शन जो स्टार्ट कराता है उसमें कराएगा तो एक सिंगल, जब उन्होंने मैकेनिज्म पे ध्यान दिया तो उन्होंने क्या पाया कि रिएक्शन को स्टार्ट कराने में एक सिंगल मॉलिक्यूल का ही रोल है, और फर्स्ट एक सिंगल मॉलिक्यूल जो N2O5 का है दैट ब्रेक इनटू द NO3, है ना, NO3 1 मतलब प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO3 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO2। इज दैट क्लियर? सबसे पहले वो एक NO3 और एक NO2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, और जो बेटा ये NO3 और NO2 मॉलिक्यूल बने हैं बेटा, इनमें से ये जो NO3 मॉलिक्यूल है ये सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 के पास जाता है। तो मैं मतलब पहले भाई टेस्ट ट्यूब में मान लो एक आप एग्जांपल से ले सकते हैं, ऐसे समझ सकते हो, आपने टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे लिए, मान लो 10 मॉलिक्यूल्स हैं या 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबसे पहले ये हमने 1 2 3 4 5 6 बना दिए, मतलब समझाने के लिए लिए मैंने। तो 1N2O5 का मॉलिक्यूल पहले डिकम्पोज होकर 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO3 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 प्रोवाइड करता है, और वो NO भाई मान लो ये ब्रेक हुआ तो अब यहाँ पे एक NO3 बना,
क्लियर, और एक बेटा NO2 बना, तो है तो वो यहीं पर, तो ये बनने वाला 1 NO3 जो है ये दूसरे वाले N2O5 के पास चला गया, ये तो हमारा कौन है N2O5 ही है ना, तो वो N2O5 के पास जाके गया और जब इसने इससे रिएक्शन करी तो बेटा हमारे पास इसने क्या बनाया, देखो यहाँ पे 2 और 1, 2 नाइट्रोजन यहाँ है 1 यहाँ है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 फॉर्म किए, और आप बैलेंसिंग करके देखो क्या बचा आपके पास भाई, 2N ये रहे, 1N ये रहे, 3N हो गया, 5 और 3 8 ऑक्सीजन है, 8 में से 3 2 जा 6 आ गए, कितने बचे 2, तो ये बन गया। तो हमारा जो स्टेप 1 था बेटा है ना, स्टेप 1 और स्टेप 2, क्योंकि फर्स्टली स्टेप 1 में 1 N2O5 मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर आपको क्या दे रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO3 प्रोवाइड कर रहा है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 प्रोवाइड कर रहा है। और सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है फिर अगेन कि वन जो बना हुआ NO3 मॉलिक्यूल है दैट रिएक्ट विद द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 एंड कन्वर्टेड इट इनटू 3 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अगर आप देखो ओवरऑल इस टाइप से फिर क्या होता है, जैसे ये 2 मॉलिक्यूल हो गए, फिर रिएक्शन से फिर अगेन जो और बचे हुए हैं ऐसे ही फिर एक कोई N2O5 मॉलिक्यूल जो बचे हुए, भाई 2 मॉलिक्यूल यूज में आ गए, अब जो तीसरा मॉलिक्यूल होगा फिर वो एक वो इनिशियली वही करेगा कि N2O5 जो तीसरा मॉलिक्यूल है वो ब्रेक करेगा NO3 में NO2 में, क्लियर है पॉइंट, और वो जो बना हुआ NO3 है वो चौथे से करेगा रिपीटेशन। फिर जो काम फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 के साथ हो रहा है यही सेम थर्ड और फोर्थ पे रिपीट कर रहा है, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ, तो रिपीटेशन हो गया ना मतलब, लेकिन जो एक डिफरेंट वर्क हुआ वो इनिशियल 2 पे ही हुआ, तो यही रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है, ये इसके स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म है। तो अगर अब देखो मैं इसकी बेटा ओवरऑल रिएक्शन निकालूं है ना, इसका रिजल्टेंट निकालूं तो क्या हुआ, NO3 यहाँ एज ए प्रोडक्ट है, यहाँ एज ए रिएक्टेंट हो गया, तो आपस में कट जाते हैं, रिएक्टेंट में N2O5 इधर कहीं भी नहीं है, तो हमारे पास 1 और 1 क्या बन गया 2N2O5 ये बन गया बेटा, और इक्वल टू आपके पास देखो 3 NO2 मॉलिक्यूल है, 1 ये है, तो 4 NO2 मॉलिक्यूल बन गए, और बेटा हमारे पास क्या बन गया 1 O2 मॉलिक्यूल बन गया। तो जो ओवरऑल है ना, ओवरऑल रिएक्शन है या रिजल्टेंट रिएक्शन है, मैं बोलूं ओवरऑल है ना, और करके मैं कह सकता हूं रिजल्टेंट है ना, जो रिजल्टेंट रिएक्शन है वो हमारी क्या हो गई कि 2N2O5 इक्वल टू 4 मॉलिक्यूल, मतलब 2N2O5 कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा अपने आप को 4 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, यही रिएक्शन यहाँ दे रखी थी। आप इसको ओवरऑल वाले को रिएक्शन को कंपैरिजन कर सकते हो इससे। तो देखो ये एक ओवरऑल रिएक्शन है, आया पॉइंट समझ में, और ये हमारी क्या है, यहां पर रिएक्शन को स्टार्ट कराने वाला जो स्टेप है बेटा वो हमारा N2O5 है। इज दैट क्लियर? एक मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, क्लियर है पॉइंट। तो यहां पे आप हमारा, अब मैं पॉइंट पे आता हूं, फोकस पॉइंट पे आता हूं बेटा, जो मैं आपसे कह रहा था इस लॉ में ऐसी क्या प्रॉब्लम आई और वो कैसे सॉल्व हुई और एक नया लॉ बना। इज दैट पॉइंट? अब इन दोनों रिएक्शंस के डिफरेंस बताता हूं मैं। आप लोग यहाँ सोचोगे यहाँ भी तो एक ही मॉलिक्यूल स्टार्ट करा रहे हैं, यहाँ भी एक ही मॉलिक्यूल था। यहाँ क्या होता है, जैसे पहला मॉलिक्यूल SO2Cl2 में ब्रेक हुआ और उसने SO2NO2Cl2 दिया, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ SO2Cl2 ब्रेक होके अगेन आपको क्या देता है SO2Cl2, थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ SO2Cl2 भी ब्रेक होके आपको क्या देता है SO2। ये भी मैकेनिज्म से ही पता चला, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ NO2 ब्रेक इनटू द NO3 एंड NO2 है ना, और जो फर्स्ट स्टेप में NO3 मिला है वो अगेन रिएक्ट विद द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 एंड कन्वर्ट इनटू द 3 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। इज इट क्लियर? तो आपने रिएक्शन में डिफरेंस समझा, जो मैकेनिज्म से पता चला, यहाँ तो एक ही मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहा है, सेकंड भी ऐसे ही कर रहा है, थर्ड भी ऐसे ही कर रहा है, तो सेकंड से ही रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, जो काम एक मॉलिक्यूल कर रहा है वही सारे मॉलिक्यूल कर रहे हैं। इन तरह की रिएक्शन को बोला गया सिंगल स्टेप रिएक्शन। इज इट क्लियर? इन टाइप की रिएक्शंस को बेटा क्या बोला गया, सिंगल स्टेप रिएक्शन। और इन टाइप की रिएक्शंस को क्या बोला गया, मल्टी स्टेप रिएक्शंस। यहां तो देखो क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहा है, दूसरा भी ऐसे ही कर रहा है, तीसरा भी ऐसे ही कर रहा है, चौथा भी ऐसे ही कर रहा है, सारे मॉलिक्यूल बेटा इसी तरीके से वो कर रहे हैं। इज इट क्लियर? कोई तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब जो रिएक्टेंट है और उसको जो प्रोडक्ट बनाने हैं वो एक ही स्टेप में काम हो गया, दैट इज कॉल्ड सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर आपको हिंट पता के लिए, ये हमारे लिए क्या कहलाती है बेटा, सिंगल स्टेप रिएक्शंस। तो ये एक हमें बेटा पॉइंट पता चला थ्रू द मैकेनिज्म। और ऐसी रिएक्शंस क्या है ये बेटा हमारी, ये हमारी कहलाती है मल्टी स्टेप रिएक्शंस।
मल्टी स्टेप रिएक्शंस। ये कैसी रिएक्शंस हुई? मल्टी स्टेप। तो देखो जो हमारा रेट है, याद करो, हम अब रेट की डेफिनेशन पे जाते हैं, है ना। तो वो डेफिनेशन यहां भी लग रही है, वो यहां भी लग रही है, और वही चीज यहीं से लॉ ऑफ मास सेक्शन के लिए आता भी है। याद करो लॉ ऑफ मास सेक्शन में हमने क्या सिखाया था कि जो पहला रिएक्टेंट है और एक्टिव मास, ये तो टोटल कंसेंट्रेशन है, भले ही जो मोलर कॉफिशिएंट हमने पावर बनाए, लेकिन ये जो एक्टिव मास है ये आपको क्या शो कर रहा है? ये आपको ये शो कर रहा है कि हमने लिए तो ए, लेकिन उसमें से यूज कितने हैं, एक्टिव मास। क्लियर? वही काम तो यहां भी हो रहा है। हमने यहां पे लिए तो बहुत सारे, लेकिन रिएक्शन को स्टार्ट कराने में जो कंसेंट्रेशन काम आ रही है वो क्या है? वो तो सिंगल एक N2O5 का एक सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्शन को स्टार्ट करा रहा है ना। आगे तो आप समझ रहे हो ये क्या है? वो लेने वाली कंसेंट्रेशन है जो हमने ली, और ये क्या है? वो मतलब ये जो 2N2O5 है ये क्या है? ओवरऑल कंसेंट्रेशन है जो एक बैलेंस्ड इक्वेशन पे बेस्ड कर रही है। मैं अभी इन दोनों इक्वेशंस को करा देता हूं, पॉइंट इन यहां से कंपैरिजन कराता हूं, समझ में आ गया? तो देखो जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है उसकी जो ओवरऑल या रिजल्टेंट रिएक्शन होती है वो किस बात को शो करती है कि एक बैलेंस रिएक्शन को शो कर रही है ना। वो बैलेंसिंग कहां पे आ रही है? पहले स्टेप में ये काम हो, यहां कुछ बना इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, और वो इंटरमीडिएट अगेन जाके उसने कुछ रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना दिया फाइनल। तो फाइनल प्रोडक्ट्स ये बने और इनिशियल रिएक्टेंट ये थे। तो बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन होती है मल्टी स्टेप रिएक्शन की, उसमें जो आगे आपको मोलर कंसेंट्रेशन दिख रही है जैसे यहाँ पे 2, वो रिएक्शन को स्टार्ट कराने वाली कंसेंट्रेशन नहीं है, बल्कि रिएक्शन को स्टार्ट कराने वाली जो कंसेंट्रेशन है वो तो स्टेप 1 में होती है। समझ में आया? जो स्टेप 1 में जो रिएक्शन को स्टार्ट कराने वाला है इसको बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप ऑफ द रिएक्शन या इनिशियल स्टेप ऑफ द रिएक्शन। इसके कई नाम हैं। जो स्टेप 1 है बेटा, इसको हमने कई नाम दिए गए हैं। इसके देखो मैं कई सारे नाम आपको बता देता हूं। जैसे स्टेप 1 का एक नाम होता है स्लो स्टेप, ठीक, एक होता है इनिशियल स्टेप, और एक हमारा स्टेप 1 करके भी बोला जाता है। तो ये स्टेप 1 मतलब रिएक्शन को जो स्टार्ट कराने वाला स्टेप है, मेन रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड, देखो सीधी सी बात है। अगर जैसे हमने उसमें कहा प्रोडक्ट क्यों नहीं लेते हम, क्योंकि रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करा रहे। तो यहां भी रिएक्शन को कोई N2O5 के 2 मॉलिक्यूल स्टार्ट नहीं करा रहे ना बेटा। रिएक्शन को स्टार्ट कराने में तो N2O5 के एक मॉलिक्यूल का ही रोल है ना। तो वो उसी का वही एक्टिव मास के ऊपर पावर क्या बननी चाहिए? फिर वही बननी चाहिए कि नहीं बननी? आप ही बताओ कि रिएक्शन को स्टार्ट कराने में, जो एक्टिव कराने में जो रोल है, जो कंसेंट्रेशन N2O5 की काम आ रही है, क्या 2 आ रही है? नहीं है ना। रिएक्शन को स्टार्ट कराने में तो जो कंसेंट्रेशन N2O5 की काम में आ रही है वो तो सिंगल मॉलिक्यूल है, तो पावर 1 होनी चाहिए। क्योंकि देखो लॉ ऑफ मास सेक्शन भी आपको क्या कहता है? रिएक्टेंट उसका एक्टिव मास और उसकी पावर जो उसको रिएक्शन को स्टार्ट कराने में काम, तो स्टार्ट कराने में तो 1 काम आई, तो पावर क्या होनी चाहिए? 1, है ना, एक्टिव मास की पावर रिएक्टेंट के। और ये तो एक ओवरऑल है बेटा, आगे पॉइंट समझ में। और यहाँ क्या है? यही उसकी ओवरऑल रिएक्शन है, यही उसकी पहली है, यही आखिरी है, यही ओवरऑल है। क्लियर है पॉइंट? यहाँ तो बेटा यही स्टार्ट करा रहा है, सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में रिएक्शन होगा, ये इसका एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन को स्टार्ट करा रहा है, तो यहाँ इसकी पावर ये रही। तो अब समझ में आया बेटा? तो कहीं कहीं पर क्या होता है, जो हमें आगे मोलर वही एक्टिव मास की पावर बन जाएगी रेट को निकालते हुए, जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होंगी। और जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होंगी उसमें आगे बेटा जो कंसेंट्रेशन दिख रही है, जरूरी नहीं है कि वही वहां पर आपको दिखे, मतलब जो एक्टिव मास की पावर बने। एक्टिव मास की पावर तो रेट जो हमारा रेट निकालने का तरीका है, रेट इक्वल टू के, रिएक्टेंट के एक्टिव मास की पावर तो वो बनेगी जो कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की रिएक्शन को स्टार्ट कराने में काम आ रही है, इसे रेस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गया पॉइंट बेटा? जो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है, जो रिएक्शन को स्टार्ट कराने वाला जो स्टेप है, पहला स्टेप, उसमें जो कंसेंट्रेशन है वो इसकी पावर बनेगी। इज दैट क्लियर बेटा? कहीं सेम भी हो सकती है, जैसे यहाँ भी 1 थी, वो सेम आ गई पावर। यहाँ देखो 2 है ओवरऑल में, लेकिन वहां क्या ही 1 है। इज दैट क्लियर? देखो इसको मैं एक एग्जाम्पल से और भी बता सकता हूँ, है ना। आपकी बुक में ही एनसीईआरटी में ये कुछ कॉमन से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल फिर वो लॉ बताऊंगा, ठीक है बेटा। जैसे हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन है ये बेटा, 2 एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है बेटा। अगर मैं यहां पे जाऊं तो हमारे पास ये जो रिएक्शन का वो क्या बनेगा, हमारे पास जैसे एक रिएक्शन है 2NO2 प्लस F2 और इक्वल टू आपका बन रहा है 2NO2F।
2 molecule of NO2 react with 1 molecule of F2 and form 2 molecule of N2OF। यहाँ दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा, ठीक है, और उसके दो मॉलिक्यूल। अगर हम वही इसी चीज पे जाएं तो हमारा रेट क्या आएगा, R इक्वल टू K। पहला रिएक्टेंट क्या है बेटा, NO2, उसका एक्टिव मास, और जो हमें मॉलिक्यूल आगे मोलर है ना कोफिशिएंट दिख रहा है वो हमने N2 है ना। हमारे पास क्या है, सेकंड मॉलिक्यूल क्या हो गया, F2 की पावर क्या हो गई, 1 हो गई। इज दैट क्लियर बेटा, ये चीज हो गई। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया वही मैकेनिज्म वाले स्टेप के थ्रू, तो इसका जो रेट निकल के आया वो क्या है, R इक्वल टू K है ना। NO2 के एक्टिव मास की पावर आपकी क्या आई बेटा, 1, और F2 के एक्टिव मास की पावर भी क्या आई बेटा, 1। तो ये मिला और ये नहीं मिला रेट। अब देखो, अब समझ में आया वो क्या हुआ होगा। अगर हम बेटा इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म पे जाएं, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या हुआ होगा कि NO2 का, भाई टेस्ट ट्यूब में तो करोड़ों अरबों NO2 के मॉलिक्यूल हैं और करोड़ों अरबों क्या है बेटा हमारे पास, F2 के मॉलिक्यूल हैं। समझ में आ गया नहीं, तो करोड़ों अरबों आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं उसके। लेकिन मेन पॉइंट होता है रिएक्शन को स्टार्ट कौन करा रहा है, पॉइंट आया समझ में। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, हमारे पास जब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है, भाई टेस्ट ट्यूब में तो ये भी करोड़ों अरबों है, ये भी करोड़ों अरबों है। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ F2 रिएक्शन को स्टार्ट करा रहे हैं, और स्टार्ट करा के वो कैसे करते हैं बेटा, वो बनाते हैं आपके पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO2F एंड 1F। भाई F2 है, ये एक F अलग हो जाएगा। जैसे F2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस टाइप से तो होता है बेटा। देखो अगर हम देखें तो फ्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 और आपके पास क्या हो गया, ये 7th इलेक्ट्रॉन ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, दोनों अलग हो गए, एक इससे जाके आपके पास जुड़ गया बेटा। इज इट क्लियर। NO2F पे लोन पेयर्स भी होते हैं, ठीक है नहीं, वो बॉन्ड भी ब्रेक करके, वो उसकी अपनी मैकेनिज्म होगी, वो कैसे बॉन्ड टूटा वो अभी हम नहीं बता रहे। तो मेन कहने का मतलब 1 रिएक्शन को स्टार्ट कराने में जो हमारा स्टेप 1 है बेटा, है ना, स्लो स्टेप है, उसमें क्या काम हो रहा है, उसमें बेटा हमारा काम ये हो रहा है कि जो 1 NO2 मॉलिक्यूल रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ F2, इज इट क्लियर, and convert into the 1 molecule of NO2F and 1 atom of free radical of F। अब ये फ्री रेडिकल बहुत रिएक्टिव होता है बेटा, तो ये किसके पास जाएगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा, किसके, NO2 के, है ना, और ये इससे मिलके फिर क्या बना लेगा, NO2F बना लेगा। ये क्या हो गया इसका बेटा, स्टेप 2 हो गया बेटा। अब इसको हम रिजल्टेंट देखें यहाँ एज ए प्रोडक्ट इज इंटरमीडिएट है बेटा, क्लियर। रिएक्शन की ड्यूरेशन बना और रिएक्शन की ड्यूरेशन भी खत्म हो गया, बना तो ये भी है लेकिन ये टिल द एंड तक ऐसे ही रहा, चेंज नहीं हुआ। तो इसको स्टार्टिंग में दोनों ही इंटरमीडिएट कहलाएंगे, लेकिन मतलब बने हैं, लेकिन ये ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंज हो गया, खत्म हो गया, और ये है ना कन्वर्ट हो गया मतलब, और ये नहीं हुआ, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया बेटा। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ F2 है ना, कन्वर्ट इनटू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2F। अब आप देखो बेटा, जो आपको एग्जाम में आएगी या बुक में दे रखी होती है, दैट इज ओवरऑल रिएक्शन। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन है 2NO2F2 बेटा, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग तो देखो वही वाली बात है कि आप रेट लॉ लगाओगे तो ये बन गया। लेकिन एग्जैक्टली क्या है, रिएक्शन को स्टार्ट कराने में इसका 1 मॉलिक्यूल, इसका 1 मॉलिक्यूल काम आ रहा है, तो एक्टिव मास की पावर 1 और F2 की पावर भी क्या होनी चाहिए, NO2 की पावर 1 और F2 की पावर भी 1 होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपके पास जो रेट होता है, रेट तो रिएक्शन के जो स्टार्ट कराने वाला स्टेप होता है ना बेटा, उस पर डिपेंड करता है। अगर ये भी मल्टी स्टेप है, ये सिंगल स्टेप थी तो कोई इश्यू नहीं बना बेटा। तो इस लॉ को बेटा फिर चेंज कर दिया गया, क्लियर। और इसमें क्या चेंजेस लाया गया कि R इक्वल टू K A टू द पावर P इंटू B टू द पावर Q इंटू C टू द पावर बेटा R। अब ये PQR और ABC का चक्कर क्या है, अब आप समझ पाओगे आसानी से बेटा। तो ये हमारा कहलाता है रेट लॉ, और इसका दूसरा नाम होता है एक रेट इक्वेशन, एक नाम और होता है ना, रेट, है ना, इक्वेशन। कौन, ये वाला नहीं, रेट लॉ कौन सा है बेटा, ये रेट लॉ है हमारा, समझना कि नहीं। रेट इक्वेशन और रेट लॉ कौन सा है, ये, यहाँ की ऊपर वाला। तो अब आप इन दोनों के अंतर समझिए बेटा। तो मेन हमारा पास जो मेन फोकस पॉइंट आज के लेक्चर का था वो यहां था, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखो बेटा, ये डिफरेंस है कि PQR रिएक्टेंट्स की, जैसे आप देखा N2O5 की रिएक्शन में स्टार्ट कराने वाली कंसेंट्रेशन 1 है, तो ये P है, और लेकिन ओवरऑल में हमारे पास क्या है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 यूज में आ रहा है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ F2। और देखो यहाँ पे पहले मैं 1 by 1 दोनों को ही लेता हूं, तो NO2 का भी 1 है, F2 का भी 1 है, तो P भी 1 हो गया, Q क्या हो गया, 1 हो गया,
समझ में? PV1 हो गया, PV1 मतलब वो कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन जो रिएक्शन को स्टार्ट कराने में काम आ रही है बेटा। इज इट क्लियर? अब आओ कि इसमें भी देखो क्या है, ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है ओवरऑल में, तो ये क्या है, A है, ये वाला जो हम ये A के इक्विवेलेंट हुआ, और ये F2 यहाँ भी क्या है 1। तो देखो Q की वैल्यू जब हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखा तब भी रिएक्शन को स्टार्ट कराने में F2 का 1 मॉलिक्यूल काम आ रहा है और ओवरऑल में 1 है। तो B की वैल्यू भी 1 हो गई और B की वैल्यू भी 1 हो गई और P की वैल्यू भी क्या हो, Q की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। लेकिन रिएक्शन को स्टार्ट कराने में NO2 का 1 काम आ रहा है, तो P की वैल्यू 1 हुई और ओवरऑल में NO2 के 2 मॉलिक्यूल, तो A की वैल्यू क्या हुई 2। इज दैट क्लियर? तो आपको समझ में आया अब रेट लॉ क्या है? एक्चुअली रेट लॉ ये बताता है अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म, प्रैक्टिकल अप्रोच के वे पर, कि रिएक्शन जो भी रिएक्टेंट हमने लिए हैं और उसके जो भी मोल्स लिए हैं, जो भी कंसेंट्रेशन लिए हैं, उससे मतलब नहीं, बल्कि रिएक्शन को स्टार्ट कराने में किस रिएक्टेंट के कितनी कंसेंट्रेशन स्टार्ट करा रही है, रिएक्शन को स्टार्ट में कराने में रोल है, दैट इज कॉल्ड PQR। वो कंसेंट्रेशन क्या है, PQR। ये रेट लॉ है या रेट इक्वेशन है। आगे पॉइंट समझ में क्लियर है पॉइंट? और ABC क्या है, वो ओवरऑल में जो यूज में आ रही है वो होगी। तो अब देखो जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है उसके लिए A और B C की वैल्यू PQR के क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी, बराबर आएगी। समझ में आ गया नहीं? और जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है उसमें जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू यहां दे रखी है वही बेटा उनके बराबर। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपको रेट लॉ समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया। चलिए बेटा नेक्स्ट इक्वेशंस में मैं ऐसे ही कुछ आपको, है ना, अगला टॉपिक आपको ऐसे लूंगा, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो का होगा, मुझे लगता है यहाँ शायद क्लियर रहा होगा, फिर भी किसी बच्चे को कुछ इश्यू है तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आज का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आया नहीं? और आज के टॉपिक अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको इसमें इसीलिए कह रहा हूँ कि जब लाइव क्लास हो तो आप उसको समझें, क्योंकि इसी पे बेस्ड है ऑर्डर ऑफ ये ABC और PQR का कंफ्यूजन अगर आप लोगों के दिमाग में रहा तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आपके गलत निकलेंगे आपसे। और अगर आप ये डिफरेंस समझ में आ गया कि ये कब बन, एक्चुअली स्टार्टिंग में ये बनी थी, कुछ प्रॉब्लम्स आई, जब उस पर प्रैक्टिकली मैकेनिज्म पे ध्यान दिया गया तो उसमें ये चेंजेस। अब ये लॉ भी कभी कभी एप्लीकेबल होता हुआ दिखेगा इन इक्वेशन के लिए, लेकिन ये वाला इस पे भी लगेगा, ये वाला इस पे भी लगेगा, तो इसी को मेन लॉ बनाया गया जिसके बेसिस पर हम किसी भी रिएक्शन का रेट बता सकें। इज दैट क्लियर बेटा? और किसी भी रिएक्शंस के उसको डिफाइन कर सके, रेट को एक्चुअल वैल्यू बता सके। ओके, थैंक यू।